हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें आपको मिलेंगे परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और स्टैटिक फैक्ट। और साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, जो आपको करने हैं और जिसके आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। चलिए ज्वाइन करते हैं अपना लाइव सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। इसके बारे में समझेंगे क्या है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए 13 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी जिसको बोलते हैं सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स दाखिल किया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स एक दस्तावेज है जो एक नए व्यवसाय या उत्पाद को एक संभावित निवेश को पेश करने के लिए तैयार किया जाता है। और साथियों, यह एक निवेश के लिए अंतिम दस्तावेज नहीं है, बल्कि मूल्य प्रदर्शित करने, निवेशकों को पर्याप्त जानकारी देने का एक तरीका है ताकि वे यह तय कर सके कि वे कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के साथ DRHP को दाखिल करना LIC व्यवसाय के संचालन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी जिसको बोलते हैं IPO की दिशा में पहला नियामक कदम है। नेक्स्ट इसमें है हिस्सेदारी की बिक्री को हरी झंडी देने से पहले सेबी को DRHP में बताए गए तथ्यों की जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बदलाव की सिफारिश करनी चाहिए। LIC का IPO पूरी तरह ओपन फॉर सेल है, OFS, और 31 मार्च तक IPO के माध्यम से LIC के शेयर की बिक्री का परिणाम सरकार के लिए इस वर्ष के लिए अपनी विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 1.75 लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है अपना लक्ष्य। और मैं साथियों आपको बताऊं, वर्तमान में 20% हिस्सेदारी सरकार ने LIC में अपनी बेच दी है, वो FDI के लिए खोल दी है। वैसे तो टोटल लक्ष्य तो कितना है, 51% का है, वो 74% का है। और इसमें मान लो उसमें से 20% हिस्सेदारी सरकार ने अपनी छोड़ दी है, उसमें इन्वेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी समसामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय क्या हैं। वन ओशन समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ओशन समिट, तो वन ओशन समिट से क्वेश्चन आएगा पक्का आपके एग्जाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। वन ओशन समिट ये देख लो 2022 का। नेक्स्ट है, इसमें अन्य फैक्ट है, फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में कहाँ हुआ आयोजन, फ्रांस के ब्रेस्ट में हुआ। और 9 फरवरी से 11 फरवरी तक वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ एवं टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। यूनेस्को ने 2025 तक अपने सदस्य देशों के स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूनेस्को ने घोषणा की है कि वह अपने सदस्य देशों और निजी क्षेत्र के सहयोग से 2030 तक समुद्र तल का कम से कम 80% मानचित्रण करेगा। वर्तमान में 20% समुद्र का मानचित्रण किया गया है। चलिए नेक्स्ट है जी, इसमें गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। और साथियों यहाँ से क्वेश्चन, ये वो करंट अफेयर्स मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, पूर्ण संभावना है। और अगर आप इस सेशन को कर लोगे तो कई नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। तो ये किससे संबंधित है, इसके बारे में देखेंगे। IMI 4.0
की विशेषता IMI 4.0 के 3 दौर राउंड की योजना बनाई गई है ताकि कोविड महामारी के कारण उभरी कमियों को पूरा किया जा सके। तो इंद्रधनुष एक टीकाकरण प्रोग्राम है, मैं आपको पहले बता दूं। यह गतिविधि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में संचालित की जाएगी। इन जिलों को नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण कवरेज, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़े एवं टीकों के बचाव योग्य बीमारियों की संख्या के आधार पर चिन्हित किया गया है। इसके अलावा राज्यों द्वारा सुझाए गए जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष है पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से कम टीकाकरण कवरेज और उच्च जोखिम वाले दुर्गम क्षेत्रों में आंशिक एवं बिना टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कवर देने, उन्हें टीके के जरिए बचाव योग्य बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी और इसका चौथा वर्जन है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 स्टार्ट हो गया और 1.0 यानी शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2014 से ये चला गया बीजेपी सरकार द्वारा। अब तक देश भर के 701 जिलों को कवर करते हुए मिशन इंद्रधनुष के 10 चरणों को पूरा किया जा चुका है। अप्रैल 2021 में मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। 12 से 23 महीने के उम्र में के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 62% से बढ़कर 76.4% हो गया है। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं क्या है। ऑपरेशन आहट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल ने फरवरी 2022 में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऑपरेशन आहट के हिस्से के रूप में लंबी दूरी की सभी ट्रेनों और रेलमार्गों पर विशेष बल को तैनात किया जाएगा जो पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रेलवे जो प्रतिदिन देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है, उन संदिग्ध तस्करों के लिए सबसे विश्वसनीय वाहक है जो लंबी दूरी की ट्रेनों में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते हैं। ऑपरेशन आहट के हिस्से में बल के बुनियादी ढांचे एवं खुफिया नेटवर्क का उपयोग पीड़ितों, स्रोतों, मार्ग, गंतव्य संदिग्धों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों, एजेंट, तस्कर सरगना आदि की पहचान करने एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ जानकारी साझा करने हेतु सुराग एकत्र करने, मिलान करने, विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। इसके तहत आरपीएफ खतरे को रोकने के मिशन में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए राज्य में एक सेतु का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है जी तटीय सुभेद्यता सूचकांक। ये भी इंपॉर्टेंट है। तटीय सुभेद्यता सूचकांक, इसके बारे में पढ़ेंगे ज्ञान विज्ञान से। तो तटीय सुभेद्यता सूचकांक भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने तटीय सुभेद्यता सूचकांक CVI तैयार करने के लिए 1:1,00,000 के पैमाने पर 156 मानचित्रों वाला एक एटलस तैयार किया है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर, ये मान लेंगे कि इतने सेंटीमीटर यह है। राज्यों के स्तर पर पूरे भारतीय तट के लिए तटीय सुभेद्यता मूल्यांकन किया है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये है कि ये मानचित्र भारतीय तट के भौतिक एवं भूवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर भविष्य के समुद्री स्तर में वृद्धि के कारण तटीय जोखिमों का निर्धारण करते हैं। तटीय सुभेद्यता, सुभेद का मतलब उसके बारे में जानकारी करना, तट के बारे में, जो भारतीय तट है उसके बारे में, जो कोस्टल लाइन है। तो तटीय सुभेद्यता सूचकांक इन मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। ज्वारीय रेंज, लहर की ऊंचाई, तटीय ढलान, तटीय ऊंचाई, तटरेखा परिवर्तन दर और भूआकृति विज्ञान, सापेक्ष समुद्र स्तर परिवर्तन का ऐतिहासिक दर। नेक्स्ट है इसी में तटीय आपदा प्रबंधन एवं लचीले तटों के निर्माण के लिए तटीय सुभेद्यता मूल्यांकन उपयोगी साबित हो सकता है। तटीय बहुखतरा सुभेद्यता मानचित्रण, समुद्र स्तर परिवर्तन, तटरेखा परिवर्तन, उच्च रेजुलेशन, तटीय ऊंचाई, ज्वार,
गेज से अत्यधिक जल स्तर जैसे मापदंडों का उपयोग करके एक तटीय बहुखतरा सुभेद्यता मानचित्रण भी किया गया है, जिसको बोलते हैं मल्टी हजार्ड वनरेबिलिटी मैपिंग। और यह MHMV मानचित्रण 1:25,000 के पैमाने पर 1:25,000 के पैमाने पर भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि के लिए किया गया है। ठीक है जी। ये मानचित्र तटीय बाढ़ के संपर्क में आने वाले तटीय निचले इलाकों को दर्शाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसकी स्थापना 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की एक इकाई है। यह प्रगति नगर हैदराबाद में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? ये है जी आपका हैदराबाद में स्थित है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसने अभी क्या जारी किया है? भारतीय तटीय सुभेद्यता सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है निरंतर महासागर अवलोकन के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसी एवं वैज्ञानिक समुदाय को सर्वोत्तम संभव महासागर सूचना एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट है जी समसामयिकी जो घटना है पर्यावरण से संबंधित, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। जनवरी 2022 में 10 उपवयस्क नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, वैज्ञानिक नाम है इसका बटागुर बस्का, ने 9 वर्षों से अधिक समय तक पालन पोषण के बाद टर्टल सर्वाइवल अलायंस और सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा सुंदरबन में छोड़ा गया। अब देख लो, ये कछुआ है जी, ये क्या है? नॉर्दर्न रिवर टेरापाइन क्या है? ये है कछुआ। और इसका पालन पोषण किया वहाँ के स्थानीय लोगों ने। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इन कछुए को GPS ट्रांसमीटर से टैग किया गया है। ये ट्रांसमीटर कछुए के अस्तित्व एवं प्रसार पैटर्न को समझने एवं भविष्य के बड़े पैमाने पर वनों में छोड़े जाने वाले कार्यक्रमों को समायोजित करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, साथ ही यह उनकी संरक्षण आवश्यकताओं और बुनियादी पारिस्थितिकी आंकड़ों को एकत्रित करने में मदद करेगा। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरबन में मीठे पानी के कछुओं को छोड़ा जाना उनके आवास व्यवहार को समझने का एक प्रयास है, जिनकी जंगल में आबादी का पता लगाना मुश्किल है। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली नदी तटीय कछुए की एक प्रजाति है और इसे IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन सहयोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन सहयोग तो PIB न्यूज अंतर्राष्ट्रीय से लिया गया है। ये हम दिखाते हैं कि जो डेटा जहाँ से लिया गया है उसके बारे में साथ साथ में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग एवं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से व्यापार पर्यटन निवेश मंत्री दान तेहान द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन पर्यटन से संबंधित सूचना एवं डेटा के आदान प्रदान, पर्यटन हितधारकों विशेष रूप से होटल टूर ऑपरेटरों के बीच सहयोग, पर्यटन और आतिथ्य में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदाताओं के बीच सहयोग आदान प्रदान, उच्च गुणवत्तापूर्वक सुरक्षित नैतिक सतत पर्यटन विकास एवं पर्यटन आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश की सुविधाएं प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन सर्जन करने वाले बाजारों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया 2019 से भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में चौथे स्थान पर है। देश में विदेशी पर्यटकों की कुल हिस्सेदारी में इसका योगदान है 3.4। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस महत्वपूर्ण बाजार स्रोत बाजार यानी ऑस्ट्रेलिया से पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने में सहायक होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये न्यूज विज्ञान तकनीक से ली गई है। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, कम्युनिटी इनोवेटिव फेलोशिप। तो अटल नवाचार मिशन AIM नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के सहयोग से 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिला एवं बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है।
ठीक है जी। और 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये यूएनएससी द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, इस फेलोशिप में क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस फेलोशिप में प्री इनक्यूबेशन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। यह युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना सामाजिक उद्यम स्थापित करने में अवसर प्रदान करेगा। यह 1 साल तक चलने वाला गहन फेलोशिप कार्यक्रम है। इसे किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आकांक्षी सामुदायिक नवप्रवर्तक के लिए तैयार किया गया है। इस फेलोशिप की अवधि के दौरान प्रत्येक अध्येता को अटल नवाचार मिशन के किसी अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर से संबंध किया जाएगा। ACIC की स्थापना देश के कम विकसित क्षेत्रों में स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ की गई है। नेक्स्ट है जी, पटना पांडु जलमार्ग कनेक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना पांडु जलमार्ग कनेक्टिविटी 5 फरवरी 2022 को पटना बिहार में से पांडु यानी गुवाहाटी, पांडु कहाँ पड़ता है? पांडु पड़ता है गुवाहाटी में, और पटना बिहार में आपको पता ही है, के लिए खाद्यान्न ले जा रहे MV लाल बहादुर शास्त्री जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये वो जहाज है जी, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह 2350 किलोमीटर की यात्रा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट असम के लिए एक नया द्वार खोलेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्बाध जलमार्ग कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। पटना से यह मार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खाद्यान्न एवं माल की आवाजाही के पारंपरिक तरीके का एक व्यवहार्य विकल्प साबित हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का जो माध्यम है वो बहुत सीमित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहाजों के निर्बाध आवाजाही के लिए बांग्लादेश के साथ भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के 2 हिस्सों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग पर खाद्यान्न की यह पहली खेप है। 25 से 30 दिनों की यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 97 सुंदरबन और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एवं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से एक एकीकृत अंतर्देशीय जल परिवहन की आवाजाही हो सकेगी। नेक्स्ट है जी, कुछ समसामयिक सामान्य ज्ञान है, इसके बारे में देख लेंगे क्या है। तो निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार मामले में भारत यूरोपीय संघ के परामर्श का 7वां 2 और 10 फरवरी को एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। परामर्श का किसका हिस्सा है? भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदार को मजबूत करने के लिए रोड मैप टू 2025 के तहत संवाद तंत्र चल रहा है। रोड मैप टू 2025 क्या है? भारत यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी, इसमें जो है एक वार्ता है, परामर्श है, और उसी के तहत ये संवाद चल रहा है। ठीक है जी, रोड मैप टू 2025 के तहत संवाद तंत्र इसमें है जी। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। पुस्तक का लेखन किस पत्रकार, न्यूज एंकर एवं लेखिका ने किया है? यह है जी सागरिका घोष। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, तो ये किताब है, इसका विमोचन किसने किया है, किसने लिखा है, कौन है इसका लेखक? सागरिका घोष। नेक्स्ट है जी, पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है। पुनौरा धाम कहाँ स्थित है? तो पुनौरा धाम है जी सीतामढ़ी बिहार में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में इस नाम से एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसका अभियान का क्या नाम है? मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति, यानी माई वोट माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना के घरेलू फिल्मों का एक बड़ा संग्रह अब नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया
NFAI का हिस्सा बन गया है। इसका नाम है श्वेताबेन मेहता। ये भी इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI पुरस्कार किसने जीता है? ये रेलटेल ने जीता है जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एक एक क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आगामी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और जो डेटा है वो स्पेशल कलेक्शन डेटा है, ये आपको और जगह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है जी, केरल के शोधकर्ताओं ने जीन्स गैनोडर्मा से संबंधित कवक को 2 नई प्रजाति की पहचान की है जिनका संबंध नारियल के तने के सड़ने के रोग से है। उन्होंने 2 कवक प्रजातियों को जीनोटाइप भी किया है जिनका क्या नाम है? नाम है जी गैनोडर्मा केरलेंस और दूसरे का नाम है गैनोडर्मा सियोडोएप्लानाटम। ये इनके नाम है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 फरवरी को किस स्थान पर स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? यह मालाबार हिल मुंबई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से जुड़े हुए पर्सन लगातार आते हैं। पिछले जो हाई कोर्ट वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि किस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 फरवरी को किस स्थान पर स्थित राजभवन में राज दरबार हॉल का उद्घाटन किया? मालाबार हिल मुंबई में। नेक्स्ट है जी, किसानों को अपने एग्रीटेक प्लेटफॉर्म तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए कृषि नेटवर्क ने किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये पंकज त्रिपाठी है, मिर्जापुर वाले कालीन भैया। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने किस साई क्षेत्रीय केंद्र में अपनी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत एक पैरा सेंटर की स्थापना की है? तो साई ने एक अपना पैरा सेंटर बनाया है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, वृत्तचित्र लघु कथा एनिमेशन फिल्मों के लिए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 29 मई से 4 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा? तो फिल्म प्रभाग परिसर मुंबई में। ठीक है जी, फिल्म प्रभाग परिसर मुंबई में, जो छोटी फिल्में और एनिमेशन फिल्में और जो वृत्तचित्र वाली है। नेक्स्ट है इसमें, इस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक प्रसंस्करण के साथ 99% से अधिक लवण आयनों एवं अन्य अशुद्धियों को हटाकर समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल जल विलवणीकरण तकनीक विकसित की है। इसका नाम है IIT गांधीनगर। ठीक है जी, इसे नोट कर लेंगे। फिर है ग्राम वन परियोजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राम वन परियोजना किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को घर की पर कई सारी सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्राम वन योजना लॉन्च किया है? और ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं और आप इसका आंसर देंगे, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर आपको दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कुछ और प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है ये, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। और शहरी शीतलन कार्य योजना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में शहरी शीतलन कार्य योजना विकसित करने हेतु किसे भारत के पहले शहर के रूप में चुना है? ये क्वेश्चन आपने करना है, इसको ढूंढ के लाना है। यानी ये देख लिए, ये एक अलग मेरी पहल है कि कुछ क्वेश्चन मैं आपकी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा एज ए होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा के रूप में 2021-22 के अनुसार 2021-22 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन GVA का देश का सकल मूल्यवर्धन GVA में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो ये क्वेश्चन है, यहाँ तक के 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन 2 ये होगा शहरी शीतलन वाला, और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का हो गया, चौथा हो गया ग्राम वन परियोजना। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और 4 क्वेश्चन ये आपको घर से लगभग करके लाने हैं। और ये समझे कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है 4 क्वेश्चन का। ठीक है, और
अगर क्वेश्चन जो सही आंसर है वो मैं अगली वीडियो में आपको इनके बता दूंगा। चलिए, आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।